हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयशील। हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका नाइन्थ केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 8 केस सिनारियो को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका नाइन्थ केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसे सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 प्रॉपर्टीज दी गई है और तीनों प्रॉपर्टीज का आपको नेट एनुअल वैल्यू निकालने को पूछा गया है। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द इनकम और लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेशा। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या लॉस भी निकालने को पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट विल बी कैरी फॉरवर्ड एज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर 26-27। तो यहाँ पे आप अगले साल कितना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे वो भी आपको निकालने को पूछा गया है। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेशा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में इन्होंने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की होगी, तो उसमें से आपका कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल किया जाएगा करंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है सर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेशा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो यानी करंट प्रीवियस ईयर में उनकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या रहेगी, वो भी आपको फाइनली यहाँ पे निकालना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, आपको केस स्टडी में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम रीड करते हैं। तो अब यहाँ पे केस स्टडी में आपको क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है, मिस्टर गणेशा अ सैलरीड पर्सन हैज 3 हाउसेस। तो यहाँ पे इनके 3 घर है। पहला घर है उनका थाने महाराष्ट्र में, दूसरा घर है उनका जयपुर राजस्थान में और तीसरा घर है उनका रतलाम मध्य प्रदेश में। अब ये तीनों घर के लिए आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहला घर जो उनका थाने महाराष्ट्र में, उसके लिए यहाँ पे ये बोला है कि ये एक 3 BHK फ्लैट है जो इन्होंने परचेज किया था अप्रैल 2001 में फॉर ₹90 lakhs। आफ्टरवर्ड्स इंटीरियर वर्क डन इन 2006 of ₹15 lakhs। ठीक है। मिस्टर गणेशा took loan of ₹65 lakhs for the purchase of this flat in 2001 and settled full loan in 2021। तो यहाँ पे इस घर को खरीदने के लिए इन्होंने एक लोन भी लिया था, लेकिन ये लोन आपका पूरा सेटल हो चुका है 2021 में। ठीक है। उसके बाद जो जयपुर में उनका घर है उसके लिए आपको क्या डिटेल्स दे रखी है, तो यहाँ पे ये बोला है कि ये घर इन्होंने परचेज किया था जुलाई 2019 में फॉर ₹62 lakhs एंड इंटीरियर वर्क डन इन सितंबर 2020 ऑफ ₹10 lakhs। ठीक है। लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ दिस हाउस ऑफ ₹15 lakhs इन जून 2019। तो यहाँ पे इस घर को खरीदने के लिए भी आपने लोन लिया था ₹15 lakhs का। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही पेड ₹12,500 and ₹43,500 towards the principal and interest respectively during the previous year 24-25। तो यहाँ पे इस घर को खरीदने के लिए आपने जो लोन लिया था, उस लोन पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट दिया गया ₹12,500 और दूसरा आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया ₹43,500। तो जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है उस लोन पे, उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा। जब इस घर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे तो उसमें आपको सेक्शन 24B में उसका डिडक्शन दिया जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है उसका डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80C में। जो चैप्टर 6 में आपको डिडक्शन दिए जाते हैं फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें आपको उसका डिडक्शन दिया जाता है। लेकिन सर हमें तो यहाँ पे इनकी सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम निकालने को क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे 80C का डिडक्शन हमारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा घर इनका रतलाम मध्य प्रदेश में, उसके लिए यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ पे ये बोला है कि ये घर इन्होंने परचेज किया था दिसंबर 2021 में फॉर ₹70 lakhs और उस टाइम की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे रखी है ₹65 lakhs। उसके बाद दिया है फॉर एक्वायरिंग दिस हाउस ही टुक लोन ऑफ ₹40 lakhs फ्रॉम कैनरा बैंक। तो इस घर को खरीदने के लिए भी इन्होंने लोन लिया था ₹40 lakhs का। ठीक है सर। Loan was sanctioned on 1st August 2021. He pays EMI of ₹38,100 per month. As per the interest certificate for the previous year 24-25, he paid ₹60,900 and ₹3,96,300 towards the principal and interest respectively। तो यहाँ पे जो लोन इस घर को खरीदने के लिए आपने लिया था, उस लोन पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है ₹3,96,300 एंड प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट आपको दिया है ₹60,900। तो जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है इस लोन पे, उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 24B जब इस घर की हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे। ठीक है सर। अब सर अभी तक हमें इस क्वेश्चन में इन तीनों घर के लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कौन सा घर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कौन सा घर हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी है, या फिर ये तीनों में से कोई भी घर क्या हमारा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो इसके लिए आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है, उसके बेस पे आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर कौन सा आपका एलओपी या डीएलओपी है। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे टेबल में ये तीनों घर के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तीनों घर के लिए आपने जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया उसका अमाउंट आपको यहाँ पे दिया। इसके अलावा यहाँ पे ये तीनों घर का म्युनिसिपल वैल्यू पर मंथ दिया, उसका फेयर रेंट पर मंथ भी दिया है, और उसके अलावा यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ का अमाउंट भी दिया गया है। तो ये 4 चीजें आपको तब काम आएगी जब ये तीनों घर की आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे क्या दिया, he has sold Jaipur house on 1st January 2025 for ₹90 lakhs and invested ₹15 lakhs in RECL bonds issued by the central government on 10th August 2025।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो जयपुर में आपका घर था वो आपने किसी को सेल कर दिया है जनवरी महीने में फॉर ₹90 लाख, और उसमें से आपने ₹15 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट भी कर दिया आरईसीएल के बॉन्ड्स में ऑन 10 अगस्त 2025। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने किसी को सेल की उस पे आपकी कैपिटल गेन की इनकम आएगी। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि आपकी कैपिटल गेन की कितनी इनकम टैक्सेबल की जाएगी इन द करंट प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये जो प्रॉपर्टी आपने सेल की उस पे आपकी कैपिटल गेन की इनकम क्या रहेगी वो हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सर हमने प्रॉपर्टी सेल की है ₹90 लाख में, तो वो आपका बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं दिया गया, तो यही आपका क्या बन जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी परचेज कितनी प्राइस पे की थी, यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो यहाँ पे कितना था सर, यहाँ पे हमें दिया गया था ₹62 लाख, तो वो आपका ले लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो रिड्यूस कर दीजिए। इसके अलावा आपका कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिया गया था, यहाँ पे जो आपने इस घर पे इंटीरियर वर्क किया था उसका खर्चा आपको दिया था ₹10 लाख, तो वो यहाँ पे ले लीजिए एज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो वो यहाँ पे रहेगा ₹10 लाख। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा ₹18 लाख। अब यहाँ पे आप सबका एक सवाल होगा कि सर हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया, बिकॉज हमारी कैपिटल असेट तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया गया है कि अगर आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट क्यों ना हो, उस पे जब आप कैपिटल गेन इनकम निकालेंगे तो उस टाइम आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। विदाउट इंडेक्सेशन ही आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का अमाउंट रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे आपको सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा ₹18 लाख का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया था कि इसमें से आपने ₹15 लाख का अमाउंट आरईसीएल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है 10 अगस्त 2025 को, तो सर इसका हमें क्या एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा अंडर सेक्शन 54 EC। तो 54 EC के एग्जाम्पशन में आपको क्या बोला गया है कि अगर आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की जिसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और सामने अगर आपने कोई नई स्पेसिफाइड असेट परचेज कर ली, सर कौन सी स्पेसिफाइड असेट, अगर आपने एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसीएल या आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, और अब तो यहाँ पे आपको एक और असेट इंक्लूड की गई है आपके जो स्टेट्यूटरी अपडेट है जनवरी 26 एग्जाम के लिए, उसमें आपको ये अमेंडमेंट दिया गया है कि अगर आपने हुडको के बॉन्ड परचेज कर लिए, सर हुडको का मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे यहाँ पे हुडको कहा जाएगा। तो अगर आपने एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल या हुडको के बॉन्ड परचेज किए विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अगर आपने उस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो उस केस में यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको दिया जाता है, जितना आपका कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट है वो अमाउंट ले लीजिए, या फिर जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा अंडर सेक्शन 54 EC। लेकिन मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको दिया जाता है ₹50 लाख का अंडर सेक्शन 54 EC। अब यहाँ पे आपने आरईसीएल के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था 10 अगस्त 2025 को। अब ये देखिए कि क्या आपने 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो यहाँ पे सर आपने कैपिटल असेट ट्रांसफर की थी 1 जनवरी 2025 को, अगर वहां से आप 6 महीने काउंट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 जुलाई 2025। आपने इन्वेस्टमेंट कब किया, 10 अगस्त 2025 को, दैट इज आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे आपने 6 महीने के बाद उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको 54 EC में इसका एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, यानी आपका ये पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹18 लाख का टैक्सेबल किया जाएगा कैपिटल गेन के हेड में। तो यहाँ पे आपको जो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कि करंट प्रीवियस ईयर में आपकी कितनी कैपिटल गेन की इनकम टैक्सेबल की जाएगी, तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ₹18 लाख, वो तो उसमें टैक्सेबल कर दीजिए। इसके अलावा कुछ और कैपिटल असेट आपने ट्रांसफर की है कि नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है Mr. Ganesha is working in Vendor Export Private Limited, Mumbai, and self-occupied Thane flat. He earned salary of ₹22,50,350 for the previous year 24-25। तो यहाँ पे मिस्टर गणेशा जो है वो मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और जो थाने में उनका घर था ना वो खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये मालूम हो गया कि जो थाने में आपका घर है वो आपका क्या है सर, वो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है सर। उसके अलावा यहाँ पे आपने करंट प्रीवियस ईयर में सैलरी इनकम कमाई है ₹22,50,350, तो ये आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या दिया है, He has no other income from any source for the previous year 24-25। तो करंट प्रीवियस ईयर में आपकी और कोई भी इनकम नहीं है। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको कुछ और दिया है, He has given Ratlam house on rent for the financial year 24-25 to Mr. Pratap on a monthly rent of ₹8,500। तो यहाँ पे जो रतलाम मध्य प्रदेश में आपका घर था वो घर आपने करंट प्रीवियस ईयर में किसी को रेंट पे दिया, तो ये जो आपका घर है ये क्या बन जाएगा सर, ये हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, He has given Jaipur house on rent for the period of April 2024 to June 2024 to Mrs. Madhura Mato on monthly rent of ₹7,100 and vacant for the remaining period from July 2024 to December 2024। तो यहाँ पे जो जयपुर राजस्थान में आपका घर था वो भी घर आपने किसी को रेंट पे दिया है करंट प्रीवियस ईयर में, तो ये भी क्या बन जाएगा सर, ये भी हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि जयपुर वाला जो घर है वो आपने सिर्फ 3 महीने के लिए ही करंट प्रीवियस ईयर में किसी को रेंट पे दिया। उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो घर वैकेंट पड़ा रहा, खाली पड़ा रहा, और जनवरी महीने में तो आपने वो जयपुर वाला घर किसी को बेच दिया। उसकी कैपिटल गेन की इनकम हमने ऑलरेडी निकाल दी। तो ये जो आपका जयपुर वाला घर है उसकी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे वो हम अभी यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे आपको क्या दिया है, मिस्टर गणेशा wants to exercise the option to shift out of the default taxes in under section 115 BSE। तो यहाँ पे इन्होंने 115 BSE में से ऑप्ट आउट कर लिया। तो यहाँ पे जो इनकी ग्रोस टोटल इनकम निकालने को पूछा गया था वो आपको यहाँ पे नॉर्मल टैक्सेस में निकालनी होगी। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या दिया है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दैट इज CII, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो एक कैपिटल असेट ट्रांसफर की थी उस पे कैपिटल गेन इनकम निकालते टाइम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो कैपिटल असेट आपने ट्रांसफर की थी आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो यहाँ पे उस पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे CII की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि करंट प्रीवियस ईयर में आपकी कितनी कैपिटल गेन की इनकम टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे जो जयपुर वाला घर आपने बेचा था उस पे तो हमने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया, दैट इज ₹18 लाख। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर नहीं की है, तो और कोई भी कैपिटल गेन की इनकम यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में नहीं है। तो एक मात्र जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑफ ₹18 लाख वही आपकी कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सर हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹18 लाख। ठीक है सर। उसके बाद आप एक काम करिए, इनकी ग्रोस टोटल इनकम निकाल दीजिए, जिसमें इनकी सैलरी इनकम निकाल दीजिए, इनकी तीनों घर के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दीजिए, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो उसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको उनकी ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी, और उसके बेस पे आपको ये बाकी चारों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम उसी पे चलते हैं। तो अब सर हम यहाँ पे इनकी ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि इन्होंने करंट प्रीवियस ईयर में सैलरी इनकम कमाई है ₹22,50,350। तो वो यहाँ पे आपकी ग्रोस सैलरी मानी जाएगी। उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 16 क्लोज नंबर 1A, और नॉर्मल टैक्सेस में आपको सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है ₹50,000 का, तो वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको सैलरी इनकम मिल जाएगी ₹22,350। उसके बाद जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस उसमें से सेट ऑफ किया उसको एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड पे। यहाँ पे जो आपका पहला घर था थाने महाराष्ट्र में, वो आपका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और एसओपी के केस में आपकी कुछ एक्चुअल रेंटल इनकम तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू ली जाएगी वो यहाँ पे आपकी नील ली जाएगी, बिकॉज आपको यहाँ पे ये मालूम होगा कि कोई भी पर्सन पूरे साल भर में मैक्सिमम 2 एसओपीज के लिए नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी एनएवी रहेगी वो तो नील रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि एसओपी के केस में आपको सेक्शन 24B में एक डिडक्शन दिया जाता है ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि थाने के घर के लिए आपने जो लोन लिया था वो लोन आपने 2021 में पूरा सेटल कर दिया था, तो करंट प्रीवियस ईयर में उसका कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे एसओपी के केस में आपकी जो नेट इनकम रहेगी हाउस प्रॉपर्टी की वो यहाँ पे नील रहेगी। ठीक है सर। इसके अलावा जयपुर में जो आपका एक और घर है वो घर हमने यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून तक यानी एक्चुअली 3 महीने के लिए रेंट पे दिया था। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो सर इस केस में हम इसके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी होगी, यानी इसकी जीएवी निकालनी होगी। तो सर इसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट दिया, उस पर हम चलते हैं। तो अब सर हम यहाँ पे जयपुर वाले घर की जीएवी कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए टाइमलाइन दिया है 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक, यानी इन 3 महीने के लिए आपने प्रॉपर्टी एक्चुअली रेंट पे दिया था। तो ये आपका लेट आउट पीरियड माना जाएगा, दैट इज 3 मंथ्स। उसके बाद जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक यानी 6 महीने के लिए आपका ये प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ था, तो वो आपका वैकेंसी पीरियड माना जाएगा, दैट इज 6 मंथ। और उसके बाद जनवरी मंथ में आपने प्रॉपर्टी एक्चुअली सेल कर दी, तो उसकी कैपिटल गेन इनकम तो हमने ऑलरेडी निकाल दी। अब जो 3 महीने के लिए आपने प्रॉपर्टी एक्चुअली रेंट पे दिया था उसमें आप रेंट चार्ज कर रहे हैं ₹7,100 पर मंथ। अब नॉर्मली आपको ये मालूम है कि सर जीएवी कैसे निकाली जाती है, तो सर जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, उस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए और उसको कंपेयर करिए आपके फेयर रेंट के साथ, और दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा उसको आप आगे कंटिन्यू करिए। अब जो हायर अमाउंट मिला उसको आप कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब जो एक्सपेक्टेड रेंट आपको मिला उसको कंपेयर करिए आपके एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल के साथ, और दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो इस तरीके से किसी प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी को रेंट पे दी है तो वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ पीरियड के लिए खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, दैट मींस दैट लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। तो उस केस में उस प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स में ये याद रखना है। सबसे पहले आप एक काम करिए, जो आपको एक्चुअल रेंट मिला वो ले लीजिए, यानी जो आपका एक्चुअल लेट आउट पीरियड था उस पीरियड का रेंट ले लीजिए।
उसमें आप ऐड कर दीजिए आपका वैकेंसी पीरियड का रेंट। अब यहाँ पे अगर आपको वैकेंसी पीरियड का रेंट अलग से नहीं दिया हुआ है तो जो आपका एक्चुअल लेट आउट पीरियड था उसमें जो आपने रेंट चार्ज किया था उसी के हिसाब से आपका वैकेंसी पीरियड का रेंट भी निकाल दीजिए। और ये जो एग्रीगेट अमाउंट है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, वो अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट जितना या उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो आपका एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट के कंपेरिजन में कम है ड्यू टू द वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एक्चुअल रेंट है वही यहाँ पे क्या माना जाएगा, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा फॉर कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सेकंड केस में आपको यहाँ पे ये दिया है कि जो आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड का रेंट है वो एग्रीगेट अमाउंट अगर आपके एक्सपेक्टेड रेंट के कंपैरिजन में कम आ रहा है तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो आपका एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट के कंपैरिजन में कम जरूर है बट इट इज नॉट ड्यू टू द वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट कम नहीं आ रहा, बिकॉज एक्चुअल रेंट में वैकेंसी पीरियड का रेंट एड करने के बावजूद वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट के कंपैरिजन में कम आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक्चुअल रेंट ही कम चार्ज कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वही यहाँ पे आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा फॉर कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पे जयपुर वाले घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल रेंट उसका दिया था फॉर द लेट आउट पीरियड ₹7,100 पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 मंथ के साथ, तो यहाँ पे आपको 3 महीने का एक्चुअल रेंट मिल जाएगा ₹21,300। उसके बाद आपको यहाँ पे वैकेंसी पीरियड का रेंट भी निकालना होगा। आपका वैकेंसी पीरियड था जुलाई से लेकर दिसंबर। अब यहाँ पे आपको वैकेंसी पीरियड का रेंट अलग से नहीं दिया गया था, तो आप एक काम करिए, जो आपका एक्चुअल लेट आउट पीरियड था उसमें आपने जो रेंट चार्ज किया था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मंथ से, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी पीरियड का रेंट भी मिल जाएगा 6 महीने का ₹42,600। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप एक काम करिए, म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट के साथ कंपेयर करिए। म्युनिसिपल वैल्यू आपको दिया था उस प्रॉपर्टी का 6,800, फेयर रेंट का अमाउंट आपको दिया था ₹7,000। तो दोनों में से हायर अमाउंट जो होगा उसको आप कंटिन्यू करिए और उसको आप कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वो आपको यहाँ पे दिया था ₹8,000। तो यहाँ पे आपका 7,000 और 8,000 दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपका रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट, जो हमें यहाँ पे मिलेगा ₹7,000। ये जो आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिला वो आपको पर मंथ मिला। अब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का निकालना है या फिर आपको एक्सपेक्टेड रेंट सिर्फ 9 महीने का निकालना है। तो नॉर्मली आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने के लिए लिया जाता है, लेकिन अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी को सेल कर दी तो उस केस में पूरे 12 महीने के लिए हमारे पास वो प्रॉपर्टी था ही नहीं, तो उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने के लिए हम कहां से ले सकते हैं। तो उस केस में क्या किया जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट उतने पीरियड का ही लिया जाएगा जितने पीरियड के लिए आप उस प्रॉपर्टी के ओनर थे ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आपका जो जयपुर में घर है वो घर आपने सेल कर दिया था 1 जनवरी 2025 में, तो आप करंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 9 मंथ के लिए उस प्रॉपर्टी के ओनर थे, तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाएगा सिर्फ 9 मंथ का। तो यहाँ पे आपको पर मंथ का एक्सपेक्टेड रेंट मिला था ₹7,000, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 मंथ के साथ, तो यहाँ पे आपको 9 मंथ का एक्सपेक्टेड रेंट मिल जाएगा ₹63,000। अब आप क्या करिए, अब आपको जो एक्चुअल रेंट मिला था 21,300 उसमें ऐड कर दीजिए आपका वैकेंसी रेंट, वो आपको मिल जाएगा 63,900 और उसको कंपेयर करिए आपके एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, दैट इज ₹63,000। अब यहाँ पे जो आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड का रेंट आ रहा है ये एग्रीगेट अमाउंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका एक्चुअल रेंट है वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट के कंपैरिजन में कम आ रहा है ड्यू टू द वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या लिया जाएगा, जो आपका एक्चुअल रेंट है उसे ही यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाएगी ₹21,300। तो आपको जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिली, जो आपका जयपुर में घर है वो आपको मिल गई 21,300। उसके बाद आपको उसमें से डिडक्शन दिया जाएगा, जो उस घर के लिए आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो आपको दिया गया था ₹8,090, तो वो आप लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी ₹13,210। उसके बाद आपको एनएवी में से 2 और डिडक्शन दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले आपको सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा @30% की रेट से, वो यहाँ पे आपको मिलेगा ₹3,963, तो वो आप रिड्यूस कर दीजिए। इसके अलावा जो आपका सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन के खर्चे का डिडक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि जयपुर वाले घर के लिए हमने जो लोन लिया था उस लोन पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया था 43,500, तो वो आप रिड्यूस कर दीजिए, बिकॉज आपको ये मालूम होगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस के डिडक्शन के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे आपको पूरे इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जयपुर वाले घर के केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस मिल जाएगा ₹34,253। ठीक है सर। उसके बाद जो आपका रतलाम मध्य प्रदेश में घर है वो भी आपका एक लेट आउट प्रॉपर्टी है और वो तो हमने एक्चुअली पूरे 12 महीने के लिए रेंट पे दिया है, तो उसकी भी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए भी आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल दीजिए। उसके लिए भी मैंने जो वर्किंग नोट दिया उस पर हम चलते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की जीएबी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सर उस प्रॉपर्टी की जो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट का अमाउंट दिया था उन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में से जो हायर अमाउंट है उसे आप आगे कंटिन्यू करिए, जो हायर अमाउंट आपको मिला उसको आप कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी थी ₹7,200,
फिर रेंट का अमाउंट आपको दिया था 7,500, दोनों में से हायर अमाउंट आपको मिलेगा 7,500, और जो हायर अमाउंट है उसको कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दैट इज 7,300, और इन दोनों में से जो आपको लोअर अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 7,300। ये आपको मिल गया एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 मंथ के साथ, तो यहाँ पे आपको पूरे 12 महीने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट मिल जाएगा ₹87,600। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल रेंट भी निकालना है। यहाँ पे आपको एक्चुअल लेट आउट पीरियड का रेंट दिया गया था ₹8,500 पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 मंथ के साथ, तो यहाँ पे आपको 12 महीने का एक्चुअल रेंट मिल जाएगा ₹1,02,000। अब यहाँ पे आपको जीएवी क्या मिलेगी सर, आपके एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करिए, और दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू मिल जाएगी ₹1,02,000। तो अब हम यहाँ पे इस घर की भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस घर की ग्रोस एनुअल वैल्यू मिल गई ₹1,02,000, तो वो आप ले लीजिए। उसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किए उसका डिडक्शन आपको दिया जाएगा। इस घर के लिए आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया ₹6,909, तो वो आप लेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी ₹95,091। इसके बाद आपको एनएवी में से दो और डिडक्शन दिए जाते हैं। एक तो आपको सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है @30% के रेट से, वो यहाँ पे आपको मिलेगा ₹28,527। इसके अलावा आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंस का भी डिडक्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि इस घर के लिए आपने जो लोन लिया था उस लोन पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है ₹3,96,300, तो वो आप लेस कर दीजिए। बिकॉज लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस के डिडक्शन के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका अक्रू हुआ है वो पूरा आपके लिए अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस घर के लिए भी आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस मिल गया, दैट इज ₹3,29,736। अब यहाँ पे ये जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको लॉस मिला, क्या वो हम किसी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपकी कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो है नहीं, तो उसके सामने तो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हम किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। यहाँ पे आपको नॉर्मल टैक्सेस में अलाउ किया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस आप किसी दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख, मैक्सिमम ₹2 लाख का लॉस ही आप किसी अदर हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टोटल लॉस मिला था अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ₹3,63,989। उसमें से आप एक काम करिए, ₹2 लाख का जो लॉस है वो आप सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर दीजिए। बिकॉज सैलरी इनकम पे आपका टैक्स लगता है स्लेब रेट से, और उसमें आपका मैक्सिमम टैक्स रेट लेवी किया जा सकता है @30%। और यहाँ पे जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हुई थी ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वो एलटीसीजे आपका टैक्सेबल किया जाएगा अंडर सेक्शन 112 @12.5%। तो वो तो इनकम आपकी कम रेट से टैक्सेबल हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो आपको सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ करना चाहिए, बिकॉज सैलरी इनकम पे आपका हायर रेट से टैक्स लग रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ₹2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे, तो आप लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बाकी की नेट टैक्सेबल सैलरी मिल जाएगी ₹20,350। अब यहाँ पे आपको टोटल लॉस मिला था अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ₹3,63,989। उसमें से आपने ₹2 लाख का लॉस तो सेट ऑफ कर दिया सैलरी इनकम के सामने। बाकी का बचा जो लॉस है 1,63,989, वो आपको क्या करना होगा सर, वो हमें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपने 115 बीएससी लिया होता है दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो फिर उस केस में आप ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपका ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने नॉर्मल टैक्स रेजिम लिया, तो इसलिए आपका ₹2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया। बाकी का जो बचा लॉस है ₹1,63,989, वो आपका अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा हमने यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम ऑलरेडी निकाल दी थी, जो प्रॉपर्टी सेल करने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था वो यहाँ पे आपको मिला था ₹18 लाख। तो यहाँ पे आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी ₹38,350। तो अब हमारी सारी वर्किंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हमने सभी चीजों को निकाल दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके बेस पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको तीनों घर की नेट एनुअल वैल्यू निकालने को पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो थाने में आपका घर है वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, तो उसकी तो एनएवी आपकी नील रहेगी। इसके अलावा जो आपका जयपुर में घर है उसकी एनएवी आपको मिली थी ₹13,210, और इसके अलावा जो आपका रतलाम मध्य प्रदेश में घर है उसकी एनएवी आपको मिली थी ₹95,091। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या लॉस निकालने को पूछा गया था। तो यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस मिला था, और टोटल लॉस आपको मिला था ₹3,63,989। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि कितना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको मिला था उसमें से ₹2 लाख का लॉस आपने सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर दिया। तो बाकी का जो बचा लॉस था वो हमें यहाँ पे मिला था ₹1,63,989, वो आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने पहले निकाल दिया था, जिसमें आपको इनकी करंट प्रीवियस ईयर की कैपिटल गेन इनकम निकालने को पूछा गया था। तो वो हमें यहाँ पे मिली थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ₹18 लाख। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन में इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने को भी पूछा गया है, तो वो हमें यहाँ पे मिली थी ₹38,350। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 9th केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके ये सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। इसी तरीके से अगला जो केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड पीडीएफ है, अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।